अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज टॉप 200 कोड टर्मिनोलॉजीज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉप 200 कोड टर्मिनोलॉजीज पे आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस सीरीज का आज पहला लेक्चर है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो पहले लेक्चर की जो पहली टर्म मैंने यहां पे मेंशन की है, दैट इज अक्यूज्ड। ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी तक मालूम नहीं है व्हाट इज अक्यूज्ड। हम अक्यूज्ड किसको कहते हैं? देखो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम सिंपल टर्म्स में देखेंगे पहले अक्यूज्ड हम किसको कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी पर्सन किसी लॉ की वायलेशन करता है, जब कोई बंदा कानून की खिलाफवर्जी करता है, वायलेशन करता है, तो हम उस पर्सन को, जब कोई वायलेशन करता है तो हम उस पर्सन को क्या कहते हैं? नाउ ही इज अक्यूज्ड। इसने फलानी लॉ को वायलेट किया है। तो इस अक्यूज्ड के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी टर्म लाई है, जिस टर्म को आप एक दो बार पढ़ के अपने माइंड में से अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। देखो माइंड से मैंने क्या लाया यहां पे, द पर्सन चार्ज्ड विद क्रिमिनल ऑफेंस। जब कोई बंदा कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है, मीन्स जब कोई बंदा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, वायलेशन ऑफ लॉ करता है, हम उस बंदे को कहते हैं क्या? ही इज अक्यूज्ड। तो इसीलिए हम कहते हैं, जब हम कोर्ट में जाते हैं ना, फिर बोलते हैं है इसने गलती की या नहीं की। फिर जब कोर्ट डिसीजन देता है, कोर्ट बोलता है क्या ये अक्यूज्ड है या नहीं है, मतलब क्या इसने वायलेशन की या नहीं की। अगर उसने वायलेशन की होती तो कोर्ट उसको डिक्लेयर करता है दिस पर्सन और दैट पर्सन इज अक्यूज्ड। तो आई होप आपको ये पहली टर्म अच्छे से समझ में आ गई। अक्यूज्ड हम किसको कहते हैं? सिंपली आपको याद रखना है, जो वायलेशन ऑफ लॉ करेगा दैट इज उस पर्सन को हम अक्यूज्ड कहते हैं। तो बाकी ये टर्म आपके लिए है, किसी और एंगल से भी आप इसको टर्म लिख सकते हैं, लेकिन कल जब आपके एग्जाम में आएंगे अक्यूज्ड हम किसको कहते हैं, नीचे 4 आंसर दिए होंगे। तो माइनस ये आपको याद रखना है, जब कोई बंदा कोई वायलेशन करता है किसी लॉ की, किसी कॉन्स्टिट्यूशन की, हम उस पर्सन को फिर अक्यूज्ड कहते हैं। ओके, तो ये रहा पहला पॉइंट। नंबर सेकंड क्या है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस तो वर्ड आपने सुना ही होगा, और जो एक्सेप्टेंस की आपके पास मीनिंग है, आपके माइंड में जो आपने सुना है अभी तक, ऑलमोस्ट वही है माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन एक्सेप्टेंस वर्ड कोर्ट में ये टर्म इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि हम इसको कहते हैं टर्मिनोलॉजी। जो कोर्ट में लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, उसी लैंग्वेज को हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी। तो कोर्ट में एक्सेप्टेंस वर्ड कब इस्तेमाल होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे ए पर्सन और बी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल ये इसको किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए कन्विंस करता है, हम कोई काम, कोई डील एक साथ करेंगे। तो फिर ये जो बी वाला उस काम को, उस डील को अच्छे से स्टडी करके जब ये अच्छे से एग्री हो जाता है, कौन? बी वाला। ए ने बोला बी को, बी भी अच्छे से एग्री हो गया। फिर बाद में इन दोनों ने आपस में एक डॉक्यूमेंट को साइन किया है। किन दोनों ने? ए ने भी और बी ने भी। लेकिन एक बार अनकंडीशनली, बिना किसी डर के, ए ने भी साइन किया है डॉक्यूमेंट और बी ने भी साइन किया है डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी फियर और फेवर। तो जब डॉक्यूमेंट साइन हो गया, फिर ये डॉक्यूमेंट जो है ये अब इन दोनों के लिए, ए के लिए भी और बी के लिए, लीगली बाउंड है। देखो हमारे मैंने क्या लिखा है इस टर्म में, एक्सेप्टेंस हम किसको कहते हैं। ये मैंने जो एक्सप्लेनेशन बोली, यही एक्सप्लेनेशन आप लोग याद रखना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा याद रहती है। तो लेक्चर का मतलब ही है आप एक्सप्लेन, आप अच्छे से टर्म को अंडरस्टैंड करो। बाकी आपको मटेरियल बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन टर्म को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। एक्सेप्टेंस मैंने आपको बोला कैसे ए और बी आपस में एग्री होके इस डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, फिर ये डॉक्यूमेंट इन दोनों पे लीगली बाउंड होता है। देखो टर्म क्या बोलती है, When an offer is accepted, हाँ किसने एक्सेप्ट किया? दूसरी पार्टी ने जब ऑफर एक्सेप्ट किया है। अनकंडीशनली मतलब विदाउट फियर और फेवर, विदाउट प्रेशर, अपने मन से, अपनी मर्जी से जब उसने एक्सेप्ट किया है, दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनली, कोई फेवर कोई फोर्स नहीं। एंड उसके बाद क्या है? लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बन गया है, इज क्रिएटेड। तो फिर ये डॉक्यूमेंट क्या? ये लीगली बाइंड बन गया दोनों के लिए, ए के लिए भी और बी के लिए भी। अब ना इसको ये ब्रेक कर सकता है ना ये ब्रेक कर सकता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस। क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस। इस सीरीज में हम सारे कोड टर्मिनोलॉजी को, जो इंपॉर्टेंट कोड टर्मिनोलॉजीज है,
इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और बाद में इसके ऊपर फिर एमसीक्यूज आएंगे। ओके, तो थर्ड टर्म यहां पे मैंने लिखी है। क्या थर्ड टर्म क्या है? एक्वाइटल। क्या है? एक्वाइटल। ये इसका मतलब क्या है एक्वाइटल का? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये टर्म मैंने क्या बोला आपको? द कोर्ट्स डिसीजन दैट ए पर्सन इज इनोसेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे ए को किसी पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हो गया, लेकिन आपको मालूम है पुलिस की काम ये नहीं है वो डिक्लेयर करेगा ही इज राइट और रॉन्ग। ये किसकी काम है? ये जुडिशरी की काम है। फिर ये ए को कोर्ट में लिया गया है। कहां पे? कोर्ट में लिया गया है। कोर्ट ने इस ए पर्सन को डिक्लेयर किया है नहीं, इसने कोई वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं की। तो जब इसने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं की तो ये क्या है? कोर्ट वहां पे टर्म इस्तेमाल कर ही इज एक्वाइटल। सर एक्वाइटल मतलब इसने वायलेशन नहीं की। अगर वायलेशन की होती तो क्या बन गया? अक्यूज्ड। वायलेशन नहीं की, ही इज फ्री, तो इसको क्या कहते हैं? एक्वाइटल। द कोर्ट डिसीजन दैट ए पर्सन इज इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब ये नहीं बच्चा है, इनोसेंट का मतलब है इसने गलती नहीं की। इनोसेंट हम बोलते हैं अक्सर यूजुअली बच्चों को, लेकिन जो बच्चे होते हैं, लेकिन यहां पे इनोसेंट का मतलब यह है इसने गलती नहीं की, क्योंकि बच्चा गलती नहीं करता है। ऑफ द क्राइम दे वर चार्ज्ड विद, जो इस ए के ऊपर चार्ज लग गया है, फॉर एग्जाम्पल अरेस्ट हो गया, फिर कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया नहीं इसने कोई गलती नहीं की, ही इज इनोसेंट। इनोसेंट मींस इसने कोई गलती नहीं की। उस पर्सन को हम क्या कहते हैं फिर बाद में? एक्वाइटल। इसको कोर्ट ने डिक्लेयर किया एक्वाइटल, इसने कोई गलती नहीं की। अगर इसने गलती की होती तो क्या बोलते हैं? अक्यूज्ड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक 3 टर्म्स पढ़े, अक्यूज्ड, एक्सेप्टेंस, एक्वाइटल। तो 3 टर्म्स आई होप ये आपको समझ में आ चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके डियर, देखो यहां पे जो अगली टर्म है दैट इज एडजोर्नमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, एडजोर्नमेंट इंडियन पार्लियामेंट में टर्म इस्तेमाल होती है और कोर्ट में भी इस्तेमाल होती है। बेसिकली ये जो सारी टर्म्स है ये स्पेशली किस रिलेटेड है? कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, और इसीलिए ज्यादा बहुत सारी टर्म्स इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा फॉल हो जाती है। ये एडजोर्नमेंट कोर्ट में भी इस्तेमाल होती है और पॉलिटी में भी इस्तेमाल होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस्तेमाल होती है। एडजोर्नमेंट मतलब क्या है? एडजोर्न का मतलब असल में बेसिकली क्या है? किसी चीज को रोकना है, किसी चीज को रोकना है, लेकिन याद रखना है, रोकना है ये इसमें लिखा है कब तक हम इसको रोकेंगे, ये बात याद रखना। किसी चीज काम को रोकना है, लेकिन इसमें यह लिखा है कब तक हम कितने देर तक हम इस काम को रोकेंगे। एडजोर्नमेंट में यह बात याद रखना है। देखो यहां पे क्या लिखा? पोस्टपोन। क्या है? पोस्टपोन ए कोर्ट हियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोर्ट में कोई तारीख होती है तो फिर क्या या फिर कोर्ट क्या डिसाइड करता है? उसको नहीं, आज आपका तारीख नहीं है, ये डिले हो गया, फलानी डेट पे आ गया। या किसी को आप देखते हैं बहुत सारे केस जिसमें बोलते हैं आज हमारी हियरिंग है कोर्ट में, देखिए कि क्या डिसीजन आएगा कोर्ट में। तो जब वो कोर्ट उस हियरिंग को पोस्टपोन करेगा, मतलब जो एग्जैक्ट डेट उस हियरिंग के लिए होगा, जब वो उस हियरिंग उस डेट पे नहीं हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे किसी चीज की हियरिंग है आज, मतलब फॉर एग्जाम्पल 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को इस चीज की हियरिंग है, लेकिन कोर्ट ने 19 अक्टूबर ही कहा इस केस की, फलानी केस ए की हियरिंग कब है? 20 अक्टूबर को। लेकिन कोर्ट ने पहले ही डिक्लेयर 19 तारीख से 20 तारीख से पहले ही कहा इस केस की, जो केस ए की, इसकी हियरिंग को पोस्टपोन किया गया है अगले डेट पे। तो डेट मेंशन करेंगे वहां पे, दैट इज एडजोर्नमेंट। तो पोस्टपोन ए कोर्ट हियरिंग, तो जहां पे पोस्टपोन की जाएगी हियरिंग को, जहां पे किसी डिसीजन को किया पोस्टपोन किया जाएगा। यहां पे खाली हियरिंग की बात नहीं है, किसी भी डिसीजन को फॉर एग्जांपल पोस्टपोन किया जाएगा, उस पोस्टपोन को हम क्या कहते हैं? एडजोर्नमेंट। लेकिन एक पॉइंट याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, एडजोर्नमेंट में टाइम मेंशन करके कब तक हम इसको पोस्टपोन करेंगे ये याद रखना। एक और टर्म है वो मैंने यहां पे नहीं लाई, क्योंकि मैंने बोला जब मैं आपको ये समझाऊंगा तो उसी टाइम वो भी समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर वहां पे आया ना कल साइनो एडजोर्नमेंट, क्या आया? साइनो एडजोर्नमेंट अगर टर्म आई, क्या है साइनो एडजोर्नमेंट? साइनो एडजोर्नमेंट में कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, उसमें भी पोस्टपोन होता है, लेकिन टाइम फिक्स नहीं होता है। एडजोर्नमेंट में टाइम मेंशन करके होता है कब तक हमने पोस्टपोन किया है, तो दैट इज कॉल्ड पोस्टपोन ए कोर्ट हियरिंग, दैट इज कॉल्ड एडजोर्नमेंट। ओके, इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स तीसरी टर्म क्या है? एफिडेविट। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन
हमने बहुत सारे वर्ड सुने हैं, लेकिन हम ये नहीं करते कि हम इतने सीरियस नहीं हो जाते इस टर्म की एक्चुअल मीनिंग क्या। बस सुनते एफिडेविट एफिडेविट, हमने अभी तक बहुत सारे एफिडेविट्स बनाए हैं, लेकिन ये नहीं सुना, कभी ये नहीं सोचा असल में एफिडेविट है क्या। देखो एफिडेविट क्या होती है, बेसिकली एफिडेविट होती है एक बंदा एक रिटन स्टेटमेंट में अपना साइन करके फिर उसको नोटरी करवा के कोर्ट में साइन करवा के सील एंड सिग्नेचर करवा के ये डिक्लेयर करता है, हाँ जो मैंने इस चीज में लिखा है, इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, मैं इससे एग्री हूं, बस ये उसका सबूत होता है फिर। तो इसीलिए कोई फिर एफिडेविट को चैलेंज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी को कोई चीज दूं, मैंने किसी को सेलफोन दिया या मैंने किसी को गाड़ी दी, तो मैंने इसको एफिडेविट दिया है अभी तक इस सेलफोन ये मेरा इतने साल से चल रहा था, ये गाड़ी मुझे फॉर एक गाड़ी, मेरी गाड़ी इतने साल से चल रही थी, इसका लोन जो पेंडिंग था वो मैंने सारा क्लियर किया है, ये है सारी कंडीशंस, कोई केस इस पे नहीं है, फिर मैंने किसी को बेच दी। फिर बाद में अगर उस गाड़ी की वजह से किसी खुदा ना खास्ता कई जगह एक्सीडेंट हो गया, कई जगह कुछ और हो गई, किसी क्राइम में फंस गई, तो लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो गाड़ी किसके नाम पे है, मेरे नाम पे है, तो मैं उस टाइम उनको एफिडेविट दिखाऊंगा, देखो मैंने फलाने डेट पे इसको डिक्लेयर किया है, अब ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये मैं बेचता हूं दिस पर्सन को, आज के बाद दिस इज ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो एक रिटन स्टेटमेंट होता है। तो इसी तरीके से आपको ये समझना है, कल एफिडेविट के नीचे जो 4 आंसर है, कुछ भी 4 टर्म्स लिखे होंगे, लेकिन आपको वर्ड समझना है व्हाट इज एफिडेविट। तो यहां पे क्या लिखा मैंने, ए रिटन स्टेटमेंट विच सॉर्न, जिसमें गवाही देता है, टू बी ट्रू बाय द पर्सन साइन करके इट इज द sworn बिफोर समवन अथॉराइज्ड बाय द कोर्ट। किसमें, कोर्ट में, क्योंकि इसमें फिर विटनेस भी लगते हैं, हाँ ये मेरा विटनेस है, ये इसका विटनेस है, पूरे ऑफिशियल हम एक स्टेटमेंट रिटन स्टेटमेंट करते हैं। जब हम किसी चीज के लिए एक रिटन स्टेटमेंट निकालते हैं, उस पर साइन करते हैं, उसमें कोर्ट में फिर सील एंड सिग्नेचर होते हैं, उसको नोटरी करवा के फिर उस चीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज एफिडेविट। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एलिनेशन। क्या है, एलिनेशन। देखो एलिनेशन का मतलब क्या है, एलिनेशन का मतलब असल में यहां पे ट्रांसफर करना कोई चीज। तो जब फॉर एग्जांपल कोर्ट में आप सुनोगे जब कोई वकील एडवोकेट फॉर एग्जांपल जज एलिनेशन वर्ड इस्तेमाल करेगा, दैट मीन्स ये ट्रांसफर करने का, एक्चुअली ये ट्रांसफर वर्ड इस्तेमाल करता है जब वो वर्ड एलिनेशन इस्तेमाल करेगा। देखो ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफरिंग है ना, ट्रांसफरिंग, फिर यहां पे क्या लिखा, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू, जैसे कि मैंने कोई चीज किसी को बेच दिया है तो ट्रांसफर हो गई मुझसे किसी दूसरे पर्सन, इस चीज को हम क्या कहते हैं कोर्ट में, एलिनेशन। ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, अभी तक ये मेरा था अब ये किसी और का हो गया, या अभी तक ये उसका था अब मेरा हो गया है, तो इसको क्या कहते हैं, एलिनेशन। क्या, एलिनेशन मींस ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप, अपनी ओनरशिप को क्या ट्रांसफर करवाना, अपनी ओनरशिप को क्या ट्रांसफर करवाना, दैट इज कॉल्ड एलिनेशन। ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, नाउ द थर्ड टर्म इज अपील। अपील तो आपने सुना ही होगा, तो मैंने आपको जुडिशियरी लेक्चर्स में ये बोला है अपील के बारे में, जिस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास होता है अपीलेट जुरिसडिक्शन, मींस लोअर कोर्ट से अपील करते हैं हाई कोर्ट अपील करता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। जब हमारा कोई मसला फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट में सॉल्व नहीं होता फिर हाई कोर्ट में जाता है, जब हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं होता तो हम अपील किसको करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। देखो अपील क्या है, इसका आस्किंग ए कोर्ट टू ओवरटर्न ए लोअर कोर्ट्स डिसीजन। हम कोर्ट को बोलते हैं ओवरटर्न ए लोअर कोर्ट्स डिसीजन। फॉर एग्जांपल ये कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये है हाई कोर्ट और ये है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारा कोई केस था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां डिसीजन आया, लेकिन हम उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, हमने अपील की किसको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। अब फॉर एग्जाम्पल इस हाई कोर्ट के डिसीजन से भी हम सेटिस्फाई नहीं है, तो हमने अपील की किसको, सुप्रीम कोर्ट को। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है, तो इसका मतलब क्या है, अपील का मतलब, अपील करता है हमेशा लोअर कोर्ट किसको, हायर कोर्ट को, ना कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, याद रखना। अपील कहां से होती है, फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट, इसीलिए आस्किंग ए कोर्ट टू ओवरटर्न ए लोअर कोर्ट्स डिसीजन, लोअर कोर्ट्स का डिसीजन ओवरटर्न करते हैं किनको, हायर कोर्ट्स के लिए, दैट इज कॉल्ड अपील। हम करते हैं सर, हम अपील करते हैं हायर अथॉरिटीज को, हम हायर अथॉरिटीज को अपील करते हैं, तो ये अपील इस्तेमाल होती है कोर्ट में, ये टर्म इस्तेमाल। उसके बाद और एक पॉइंट दैट इज अटॉर्नी जनरल। व्हाट इज अटॉर्नी जनरल, ये होता है पार्लियामेंट में बेसिकली, लेकिन ये जुडिशियल पर्सन है, जूरिस्ट होता है बेसिकली। यहां पे ये क्यों है, देखो अटॉर्नी जनरल क्या होता है बेसिकली, माय डियर स्टूडेंट्स, ये पार्लियामेंट को अपना वकील होता है। क्या होता है,
अपना वकील होता है पार्लियामेंट को, तो इसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल। फॉर एग्जाम्पल अगर पार्लियामेंट के खिलाफ कोई केस चला गया तो फिर पार्लियामेंट क्या ढूंढेगी, अरे हमारा वकील कहां पे है, हम वकील को ढूंढेंगे, कौन सा किस वकील को हम हायर करेंगे। तो पार्लियामेंट को वकील हायर करने की कोई जरूरत नहीं होती है। पार्लियामेंट को पता है हमारे पास अपना अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल बेसिकली क्या होता है, ही इज नॉट इलेक्टेड पर्सन, ही इज अपॉइंटेड पर्सन। इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन और इसके लिए कोई फिक्स टर्म भी नहीं होती है। तो जब अटॉर्नी जनरल अपॉइंट होता है, बेसिकली ये एक्चुअली एक वकील, ये वकील बनता है पार्लियामेंट का। तो जब पार्लियामेंट का कोई केस होता है फिर यही जाता है, हाई कोर्ट जाना होगा या सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, तो फिर यही अटॉर्नी जनरल कहां जाएगा, उस कोर्ट में पार्लियामेंट की तरफ से वो केस लड़ता है। इसीलिए इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल, द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या लीगल एडवाइजर होता है। तो गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई केस होगा तो उस टाइम केस कौन लड़ेगा, अटॉर्नी जनरल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में स्टेट के पास क्या होता है, क्या स्टेट के पास क्या होता है, कहां बोलेंगे आप स्टेट के पास क्या होता है। मैं आपको बोलूंगा स्टेट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है एडवोकेट जनरल। लिसन, स्टेट के पास क्या होता है, एडवोकेट जनरल, याद रखना। ये होता है किसके पास, स्टेट के पास। सेंटर के पास अटॉर्नी जनरल, ये होता है सेंटर के पास। पार्लियामेंट के पास ये होता है लेजिस्लेचर के पास। तो इसलिए द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, मगर किस गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो दैट इज अटॉर्नी जनरल। कल अगर टर्म आ गई तो आपको ये समझ आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो नया टर्म है दैट इज वकालतनामा। ये टी है यहां पे, सॉरी मिसप्रिंट थोड़ा हो गया, वकालतनामा। वकालतनामा आपने वर्ड सुना होगा, लेकिन कुछ बच्चों को मालूम हो सकता है या कुछ बच्चों को मालूम नहीं है। वकालतनामा हम किसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम वकालतनामा कहते हैं इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन इंडिया। ये क्या होता है वकालतनामा, वकालतनामा कोई ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, दैट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन इंडिया दैट ऑथोराइज एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट ए पार्टी इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जब कोई केस होता है कोर्ट में, फिर कोर्ट में फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में कोई केस है, ए पार्टी को किसके साथ, बी के साथ कोई मसला हुआ ना, फिर ए बी एडवोकेट हायर करता है, वकील जिसको हम कहते हैं, क्या करते हैं एडवोकेट, और बी भी एडवोकेट वकील खड़ा करता है। ये वकील इसकी तरफ से केस लड़ता है और ये वकील इसकी तरफ से केस लड़ेगा। तो जो इसने ए ने इस एडवोकेट को हायर किया, बी ने इस एडवोकेट को हायर किया, तो यहां पे ये जो वकील इसको रिप्रेजेंट करता है, किसको, ए को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे ये जो वकील ये बी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे लिखा होता है फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट में बी का एडवोकेट कौन है, ए का एडवोकेट कौन है, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं वकालतनामा। फॉर एग्जांपल मेरा कोई केस है कोर्ट में, तो मेरा वकील कौन है, तो ये लिखा है उस डॉक्यूमेंट पे फलानी पर्सन का वकील ये है, फलानी पर्सन का वकील वो है। तो ये जो लिखा है डॉक्यूमेंट, इसको हम कहते हैं वकालतनामा। इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन इंडिया दैट ऑथोराइजेज एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट। एडवोकेट रिप्रेजेंट करता है किसकी तरफ से, पार्टी की तरफ से, जो किसमें, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में होगी, जिनका कोई मसला होता है। दैट इज कॉल्ड वकालतनामा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पीडीएफ है आपके पास, इसको भी अच्छे से 2-4 बार पढ़ लेना, लेकिन जो मैं बोलता हूं इन अल्फाजों को भी याद रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन याद रहती है। अदरवाइज मटेरियल हमारे पास आज कमी नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन को सुनो। ऑटोसुपर क्या है, देखो ऑटोसुपर आपने बहुत बार सुना होगा। फॉर एग्जांपल खुदा न खासा किसी जगह पे कोई ऐसा मर्डर हो जाता है, कुछ लोग बोलते हैं मर्डर, कुछ लोग बोलते हैं नेचुरल डेथ। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, क्या बोलते हैं कुछ लोग, नहीं इसका मर्डर हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं इसकी नेचुरल डेथ हो गई है। तो इस पे जब कोई केस चलेगा, फिर जब कभी कभार कोर्ट डिसीजन देता है, उस डेड बॉडी की एग्जामिनेशन करो आप, जिसको आप कहते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम जिसको हम कहते हैं, इसको एग्जामिनेशन करो, इसको देखना है क्या इसकी डेथ नेचुरल हो गई या इसकी डेथ को ऐसे मर्डर हुआ है। तो उस चीज को हम कहते हैं ऑटोप्सी। देखो क्या है ये, एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। क्या एन एग्जामिनेशन, ऑटोप्सी का मतलब क्या है, एक एग्जामिनेशन करना है किसको, डेड बॉडी को, टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। वहां पे आप देखो कॉज क्या है, जिस तरह से मैंने आपको बोला है, क्या ये मर्डर वाकई हुआ है, क्या ये नेचुरल डेथ है, क्या इसको जहर दिया गया है, क्या इसको फांसी दी गई है, क्या इसको पीटा है, क्या इसका बीपी हाई होगा, क्या इसका हार्ट अटैक हो गया, व्हाटसएवर क्या हो गया। तो एग्जामिनेशन के लिए
दैट इज कॉल्ड ऑटो स्पाई। नाउ द एब्रोगेट। तो एब्रोगेट काफी चर्चे में था 2019 से, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सुना है? तो दैट इज कॉल्ड, इसी पे यहां पे मैंने ये टर्म लाई एब्रोगेट, क्योंकि मैंने बोला सुना है 370 जब एब्रोगेट हुआ है, 35A जब एब्रोगेट हुआ है, तो अब आपको समझ एब्रोगेट मीन्स कैंसल और रिपील एन ऑर्डर। जो हमारे पास 370 था, जो हमारे पास 35A था, उसको क्या रिपील किया गया, उसको कैंसल किया गया है, दैट इज कॉल्ड एब्रोगेशन, जिसको हम कहते हैं एब्रोगेट। क्या कहते हैं? एब्रोगेट। तो 370 को कैंसल किया गया, 370 ऑर्डर को रिपील किया गया। जब हम किसी चीज को रिपील करते हैं, कैंसल करते हैं, उसको हम कहते हैं एब्रोगेट। क्या कहते हैं? एब्रोगेट। ओके, और एक टर्म है जिसका नाम है क्या? ठहरो एक सेकंड, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आलिमत। आलिमत क्या होता है? आलिमत क्या होता है? आलिमत एक ही वर्ड है, थोड़ा मैंने पास है क्योंकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। अहलिमत, अहलिमत क्या होता है? ये होता है कोर्ट में लीगल क्लर्क। जो कोर्ट में क्लर्क होता है, जैसा आपके पास सर ये इसका डेट है, ये इसका डेट है, आज इसकी हियरिंग है, आज उसकी हियरिंग है, आज उसका तारीख है, जो कोर्ट में क्लर्क होता है उसको हम कहते हैं अहलिमत। अगर आपको कोई बोलेगा कल कोर्ट में अहलिमत को ढूंढो, तो परेशान मत होना, इसका मतलब क्या है? जो यहाँ पे क्लर्क है ना, लीगल क्लर्क, उसको ढूंढना है आपको। अदरवाइज आप परेशान हो गए, हम कहां जाएंगे? अहलिमत हमने पहली बार सुना है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना, एक्चुअली जो टर्म्स, ये हमें डे टू लाइफ में भी काफी ज्यादा काम आने वाली है। तो इसलिए, लेकिन हमारा गोल क्या होता है? खाली एग्जाम। लेकिन इसके अलावा भी नॉलेज में बहुत काम आती है। तो इसके बाद और एक पॉइंट है, दैट इज नाजिर। क्या है? नाजिर। नाजिर किसको हम कहते हैं? जो कोर्ट में फाइनेंस मैटर को संभालते हैं। फाइनेंस मैटर, किसको कितना फाइन हुआ, किसको कितना फाइन देना है, क्या करना है, फाइनेंस मैटर रिलेटेड, उसको हम क्या कहते हैं? नाजिर। रिलेटेड टू फाइनेंस मैटर्स। किसके रिलेटेड? फाइनेंस मैटर के रिलेटेड, उसको हम क्या कहते हैं? नाजिर। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। और एक पॉइंट है, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। ओ एक्नॉलेजमेंट याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स। एक्नॉलेजमेंट आपने क्या समझ लिया है? अभी तक मैंने जो लेक्चर दिया है, कितना आपने अंडरस्टैंड किया है, कितना आपने समझ लिया है, कितने आपने एक्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो गया, दैट इज एक्नॉलेज। हम कहते हैं ना, इसने एक्नॉलेज जल्दी किया है या इसने एक्नॉलेज लेट किया है। तो एक्नॉलेजमेंट, अ फॉर्मल स्टेटमेंट यूजुअली बिफोर एन अथॉराइज्ड ऑफिशियल सच एज नोटरी पब्लिक। तो ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो यूजुअली कहां पे? बिफोर अथॉराइज्ड ऑफिशियल सच एज नोटरी पब्लिक। तो बिफोर, जो बिफोर हम करते हैं, दैट इज क्या? एक्नॉलेजमेंट। पहले केस, पहले हमें देखना है अबाउट द केस, पहले हमें केस को स्टडी करना है, एक्नॉलेज करना है, फिर उसके बाद हाँ अब इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई। पहले क्या चीज को समझना है। जब आप पहले क्वेश्चन समझोगे तो फिर आप आंसर ढूंढोगे। अगर आपने क्वेश्चन सुना ही, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो आंसर क्या ढूंढोगे? तो आप क्वेश्चन समझते हो पहले, बिफोर एन अथॉराइज्ड ऑफिशियल सच एज ए नोटरी पब्लिक, पहली जो स्टार्टिंग होती है। और उसके बाद एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स फैसला करना। एजुकेशन मीन्स फैसला करना। एजुकेशन, फैसला आ गया, वहां पे ये नहीं कहा फैसला आ गया, वहां पे लिखेगा नाउ एजुकेशन ऑन दिस केस। एजुकेशन, सर एजुकेशन क्या है? एजुकेशन का मतलब है जजमेंट, मतलब फैसला आ गया, डिसीजन आ गया। जजमेंट, डिसीजन, है ना, फैसला, ऐसे आप लिखते हो। तो ये सारी चीजें आपको समझना है। ये जरूरी नहीं है वहां पे जजमेंट लिखा होगा, वहां पे लिखा है डिसीजन, फैसला, और कोई भी चीज। लेकिन अब आपने समझ, एजुकेशन का मतलब डिसीजन आया। आप इस डिसीजन को किसी भी वर्ड में से एग्जामिनर लिखेगा नीचे आंसर, वो आपको समझना है। देखो इसके बाद क्या है? इसके बाद हाँ, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। बेल। हाँ, बेल तो आपने सुना होगा, उसको आज बेल की गई है। फॉर एग्जाम्पल कोई अरेस्ट हो गया, फिर कंप्लीट फाइनल डिसीजन नहीं आए, तो फिर थोड़ी देर के लिए उसको रिलीज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेल। लेकिन बेल के लिए हमें कुछ देना पड़ता है कोर्ट को। कितनी डिमांड होगी कोर्ट की, कितना सर्कुलर होगा, कितना प्रोसीजर होगा कोर्ट का, कितना अमाउंट देना है, कितनी प्रॉपर्टी देनी है, हम दोनों चीजें दे सकते हैं। देखो बेल किसको कहते हैं? आल्सो कॉल्ड बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर ए पर्सन अरेस्ट हो गया, ही इज अक्यूज्ड, लेकिन बी इसको फिलहाल रिलीज करना चाहता था। जब बी इसको रिलीज करेगा तो उसको हम कहते हैं क्या? बेल फॉर टाइमिंग के लिए। तो बी कोर्ट के साथ बॉन्ड करता है। किसके साथ? कोर्ट के साथ। मैं ए को रिलीज करूंगा, लेकिन मैं इसको विद इन टाइम पीरियड वापस लाऊंगा कोर्ट में। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 2 दिन के बाद मैं आपको वापस करूंगा, फिलहाल इसको रिलीज कीजिए। तो आल्सो कॉल इट बॉन्ड।
मनी और प्रॉपर्टी गिवन टू द कोर्ट, मैंने बोला दोनों चीजें। अक्सर कहते हैं मनी, नहीं खाली मनी नहीं, प्रॉपर्टी भी दे सकते। मनी प्रॉपर्टी गिवन टू द कोर्ट फॉर टेम्पररी रिलीज, टेम्पररी मैंने बोला थोड़ी देर के, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, टेम्पररी रिलीज ऑफ ए डिफेंडेंट टू एंश्योर दैट द डिफेंडेंट विल रिटर्न टू कोर्ट। रिलीज ऑफ ए डिफेंडेंट, किसको? बी निकालेंगे ना ए को, तो ये बी कहता है कोर्ट से बांट देता है मैं इसको विद इन टाइम पीरियड वापस लाऊंगा, तो दैट इज कॉल्ड बेल। मूवीज में अक्सर आपने देखा होगा बेल की। उसके बाद है कन्विक्शन। काफी अच्छा पॉइंट है कन्विक्शन। देखो कन्विक्शन का मतलब है टू बी फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग ए क्राइम। जब कोई बंदा कोई क्राइम करता है, मर्डर किया है, कुछ भी क्राइम किया है, तो उसको हम क्या, जब उसको हम फाउंड करते हैं, देखते हैं, टू फाउंड गिल्टी ऑफ ए कमिटी क्राइम, दैट इज कॉल्ड ए कन्विक्शन। और एक एक पॉइंट है दैट इज डॉकेट। ये डॉकेट क्या है? माय डियर स्टूडेंट, डॉकेट है a list of cases scheduled to be heard in court on a specific day or week। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोर्ट के पास बहुत सारे केस होते हैं, कोर्ट बोलता है ये केस, बी केस, सी केस, डी केस, फॉर ई केस, फॉर ये नंबर ऑफ केस है, इन केसों को हम फलानी डेट पे फलानी हफ्ते इसकी हियरिंग होनी चाहिए, जिसको कहते हैं डॉकेट्स। मतलब जो लिस्ट केस हो जाएंगे, फिर लिस्ट होने के बाद इन केसों की हियरिंग फलानी दिन हो जाएंगी, फलाने हफ्ते हो जाएंगी, उस चीज को हम कहते हैं डॉकेट। जब डेट देना, ए लिस्ट ऑफ केसेस शेड्यूल, हमने लिस्ट ऑफ केसेस 1 2 3 4 5 केसेस, ये केसेस है लिस्ट ऑफ केसेस, इनको शेड्यूल किया है। इसको मतलब 1 नवंबर को, इसको 2 नवंबर, इसको 3 नवंबर, इसको 4 नवंबर, इसको 5 नवंबर, इनकी हियरिंग है। शेड्यूल टू बी हियर्ड इन कोर्ट ऑन ए स्पेसिफिक डे, फलाने डे या फलानी वीक में, दैट इज कॉल्ड डॉकेट। अब लास्ट वाला दैट इज बेंच। क्या है? बेंच। बेंच का मतलब क्या है? देखो बेंच थोड़ा सा बड़ा है। देखो जिस तरह हम कहते हैं ना इंडियन सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहां पे है, दैट इज वो दिल्ली में है। उसी तरीके से बेंच का मतलब यहां पे आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, द कंपोजिशन ऑफ जजेस सिटिंग टू हियर अ मैटर इन ए कोर्ट। नंबर ऑफ जजेस कहां बैठे हैं इस डिसीजन को देने में, इस केस को देखने के लिए। इन द हाई कोर्ट जजेस, ये जो हाई कोर्ट जजेस होते हैं, कैन सिट सिंगली इन डिवीजन बेंचेस ऑफ टू द जजेस आर इन फुल बेंच ऑफ द 3 और मोर जजेस। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस होते हैं, लेकिन हर केस को सारे जजेस बैठ के नहीं देखते हैं। याद रखना, हम ये नहीं कहे हमने हमारा कोई केस है कोर्ट में तो सारे जजेस फिर आएंगे एक कमरे में, हाँ बोलो, नहीं। केस को कभी कभार एक ही जज देखता है, कुछ केस को 2, कुछ केस को 3, इसी तरीके से डिफरेंट केस को डिफरेंट जजेस देखते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का केस होगा तो उसमें मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए। तो आर इन ए फुल बेंच ऑफ द 3 और मोर जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, द वकेशन जजेस और जज ऑफ चैम्बर्स में सिट सिंगली डिवीजन बेंचेस कंप्राइजेस 2 और 3, सॉरी यहां पे लिखा 2 और 3 जजेस। तो उसमें यूजुअली सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस बैठते हैं बेंच में? 2 और 3 जजेस। तो ये है बेंच। बेंच मींस कितने जजेस फलानी केस के ऊपर बैठे हैं, तो उसको हम कहते हैं कितने जजों का बेंच था वहां पे। तो जिस तरह से हम आर्टिकल 370 की हियरिंग होती है, तो ये आपको देखना है उस केस में कितने जजेस बैठते हैं, तो उस जो नंबर ऑफ जजेस उस पे बैठते हैं उसको हम कहते हैं कितने जजों का बेंच होता है। हम ये नहीं बोलते कितने जजेस उसमें बैठते हैं, हम आपको ये बोलना है वो बेंच कितने जजों का था। तो बेंच जब बोलोगे तो एक टर्मिनोलॉजी है, वहां से पूरा समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये जो सारे टर्म्स अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये टॉप 200 कोड टर्मिनोलॉजी आज हमने स्टार्ट किया ये टॉपिक, तो ये सीरीज चलेगी तब तक जब तक ये 200 कोड टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट हो जाएंगी। फिर उसके बाद इस पे एमसीक्यूज आएगा, तो एक एक टर्म हम आपको कंप्लीट करके देंगे। और ये जो लेक्चर मैंने बोला 1-2 बार सुन लेना, जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी उस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से याद रखना। तो आई होप आपको कल एग्जाम में काफी इजी हो जाएगा इसको आंसर करने में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।